Hi students, this is Agyaram Verma and we are going to study about French Revolution. Okay, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखेंगे हम लोग आज। ये 14 जुलाई 1789 को हैपन हुआ। ठीक है, अब ये 17 जुलाई और 14 जुलाई 1789 जो है आपका, ये फ्रेंच हिस्ट्री में कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा रिमार्केबल टाइम है, डेट है। किसी भी कंट्री का जब भी हम लोग कोई रेवोल्यूशन पढ़ते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि उस कंट्री का जो सोशल या इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड होता है उसके बारे में स्टडी करें। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी रेवोल्यूशन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसे किसी भी कंट्री में जो है अचानक जो है रेवोल्यूशन नहीं स्टार्ट होता है, उसका बैकग्राउंड जो होता है कई साल से बनता रहता है और फाइनली जो होता है एक ऐसा समय आता है जब जो लोग होते हैं किसी भी कंट्री के, बहुत सारे रीजन होते हैं उसके पीछे, उसको लेकर के एजिटेट होते हैं और फिर एक बहुत बड़ा मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये जो टाइम है आपको दिख रहा है 14 जुलाई 1789 को। जब आप अपनी बुक को देखोगे, जो एनसीईआरटी की बुक क्लास 10th की, जो फर्स्ट पेज है वहां से जो बिगनिंग है इसी लाइन से स्टार्ट है कि 14 जुलाई 1789 को ऐसा क्या हुआ था 14 जुलाई 1789 को कि पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में एक रिमार्केबल टाइम हो गया, एक रिमार्केबल डेट माना जाता है इसको। और फ्रेंच हिस्ट्री में इसको जो है एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस दिया गया। इसको नेशनल हॉलिडे के नाम से भी इसको लोग वहां पे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या आखिर वहां पर नेशनल हॉलिडे के कंडीशन क्यों आया, क्या रीजन उसका था? ऐसा माना जाता है कि 14 जुलाई 1789 के पहले जो है जो फ्रेंच रूलर था, किंग था उस समय का कंटेम्पोररी, उसको बोलते हैं, उसका नाम था लुई 16। ठीक है, हुआ क्या था वहां पर, ऐसा लोगों में कह सकते हो कि अब जो सोसाइटी थी वहां पे तरह से रूमर फैलाया गया कि जो बाहर से कह सकते हो कि कुछ लोग आए हुए हैं, कुछ सोल्जर्स आए हुए हैं, ऐसा बुलाया गया था जो पैलेस में है। और वहां पे कुछ समय पहले जो है नेशनल असेंबली बनाई गई थी। ठीक है, तो ये माना जाता है कि नेशनल असेंबली को डिजॉल्व करने के लिए, ठीक है, उस आर्मी को बुलाई गई थी या ट्रूप को बुलाया गया था। बट ये बहुत कह सकते हो कि कैंडिडेट क्वेश्चन नहीं है, कैंडिडेट आंसर नहीं है, कितना सही है कितना नहीं, बट ये माना जाता है कि एक र्यूमर टाइप का जो है पूरे फ्रांस में फैल गया। ठीक है, तो लोगों को लगा कि जो नेशनल असेंबली अभी अभी बनाई गई है फ्रांस के लिए, उस असेंबली को जो किंग है उसको डिजॉल्व कर देगा और जो उसके लीडर्स है उसको अरेस्ट कर देगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ होने से पहले जो है लगभग 7000 के आसपास जो लोग हैं, एक प्लेस है बास्टिल जिसको बोलते हैं, और 14 जुलाई का दिन होता है। ठीक है, डेट क्या है आपका 14 जुलाई। उस दिन जो है लगभग 7000 के आसपास जो लोग होते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस पे इकट्ठा होते हैं और सब एजिटेटिव रहते हैं। ठीक है, किंग का जो पॉलिसी रहता है उस समय उससे लोग परेशान रहते हैं। ठीक, तो एक पर्टिकुलर प्लेस है जिसका नाम है बास्टिल। ठीक है, क्या नाम है उसका? बास्टिल नाम है। और वहां पे 7000 जो पीपल अटैक करते हैं। ठीक है, ये मास एजिटेशन होता है, मास अटैक होता है, प्रिजन पर होता है। वहां पे जितने भी लोग रहते हैं, जो भी प्रिजनर्स होते हैं, उनको वहां से रिलीज करते हैं और जो भी वहां पे आर्म्स एम्यूनिशंस होता है उसको लूट लेते हैं। और इस तरह से जो है फर्स्ट टाइम जो है फ्रेंच कंट्री है, फ्रांस में पहली बार जो है इस तरह से कोई रेवोल्यूशन होता है। और एक छोटा सा रेवोल्यूशन हुआ उस दिन, लगभग 7000 के आसपास लोग थे। बाद में क्या पूरे फ्रांस में छोटा छोटा ऐसे जो है रेवोल्यूशन या रेबल्स जो है स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये था बैकग्राउंड, मतलब जो फ्रांस की जो क्रांति है 14 जुलाई 1789 को जो हैपन हुई। ठीक है, एक कह सकते हो कि एक ब्रीफ अकाउंट है उसके बारे में। बट अब जब यहाँ तक आप पहुंचोगे, उसके पहले क्या था, फ्रांस का सोसाइटी कैसा था, फ्रेंच पीपल कैसे थे, वहाँ की सोशल कंडीशन कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। ठीक है, जब तक इसकी स्टडी हम लोग नहीं करेंगे तब तक जो है फ्रांस के जो रेवोल्यूशन, जो फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, उसको सही तरीके से जान नहीं सकते हम लोग। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग जो वहां का किंग था उसके बारे में। ठीक है, और फिर आते हैं उसके बाद फ्रेंच सोसाइटी के बारे में। ठीक है, बिगिनिंग में अगर हम लोग देखते हैं तो 1774 में जो है 1774 में जो है लुई 16 जो है, जो बर्बोन फैमिली से बिलोंग करता था। ठीक है, फ्रांस की गद्दी पे बैठता है। ठीक है, कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। लुई 16, ध्यान देंगे आप, लुई 15 भी है, लुई 14 भी है वहां पर। ठीक है, तो इस तरह से वो डायनेस्टी जो उनका चलता रहता है। ये क्यों नंबर चेंज होता था, नाम सेम रहता था। इसके पीछे वो लोग जानते होंगे। ठीक है, क्या रीजन इसके पीछे रहता है, बट इस तरह से वो नाम ऐसे आप लोगों ने ऐसे ब्रिटेन का हिस्ट्री पढ़ा होगा तो वहां भी आपने देखा होगा जॉर्ज पंचम,
ठीक है, जॉर्ज फोर्थ, इस तरह से स्टुअर्ट सेकंड, थर्ड, इस तरह से नाम आता है। तो यहाँ भी ऐसे नाम आया है, ठीक है। तो लुई 16 जो था वो बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था। फैमिली का मतलब डायनेस्टी होगा, जैसे इंडिया में आप लोगों ने बहुत सारे डायनेस्टी के बारे में पढ़ा है, ठीक है। स्लैब जो डायनेस्टी था आपने पढ़ा होगा, ठीक है, मुगल डायनेस्टी पढ़ा होगा। तो ऐसे ही जो है लुई 16 जो है किससे बिलोंग करता था, बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था, बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करता था, ठीक है। एट द एज ऑफ 20, जब वो 20 साल का था तब वो गद्दी पे बैठता है, फ्रांस गद्दी पे बैठता है, ठीक है। और उसकी वाइफ के बारे में बात करते हैं, तो उसकी वाइफ का नाम था मैरी एंटोनेट। क्या नाम था उसका, मैरी एंटोनेट। ये ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी। ऑस्ट्रिया उस समय बहुत बड़ा साम्राज्य था, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, ठीक है, वहां से बिलोंग करते थे, ठीक। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप जानेंगे इसके बारे में। आने वाले टाइम में बहुत बड़ा रोल इन लोगों का, लुई 16 का और वाइफ, उसकी वाइफ का, ठीक है, किस तरह से लोग रूल करते हैं फ्रांस में और क्या कंडीशन क्रिएट होता है, और फिर जो है वहां पे रेवोल्यूशन होता है, ठीक। तो जिस समय लुई 16 जो है गद्दी पे बैठता है, एट द टाइम ऑफ एसेसन ऑन द थ्रोन, लुई 16 फाउंड नेशनल ट्रेजरी वाज इम्पोर्टेड। तो क्या पता है कि जो नेशनल ट्रेजरी था उस समय, मतलब जो राजकोष होता है, जो कोई भी किंग होता है उसका एक राजकोष होता है, उसमें क्या पाया उसने, राजकोष में कोई खजाना नहीं था, कोई पैसा नहीं था, ठीक है। अब पैसा ना होने का रीजन भी तो हो सकता है, मतलब अगर किसी कंट्री का जैसे इकोनॉमिक कंडीशन है, जैसे इंडिया का है, किसी भी कंट्री का प्रेजेंट टाइम में लगभग सब माइनस में, तो उस समय ऐसा क्या कंडीशन था लुई 16 के लिए कि उसका जो खजाना था, जो राजकोष था, वो खाली हो गया था। तो उसके पीछे कुछ रीजन लिखा हुआ, देखिए आप लोग, 1 2 3 रीजन है यहाँ पर। पहला रीजन क्या था, फ्रांस एंगेज्ड इन वॉर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर हम लोग बात करते हैं जितने भी फ्रेंच किंग हुए, चाहे वो लुई 14 हुआ, चाहे वो लुई 15 हुआ, ये कह सकते हैं कि दे वर लवर ऑफ वॉर, मतलब हमेशा वो जो है लड़ाई में व्यस्त रहे, ठीक है, किसी ना किसी कंट्री से लड़ते रहे। तो हम सबको मालूम है कि जब भी किसी कंट्री में लड़ाई होती है तो निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसा खर्च होता है, ठीक, पैसा खर्च हुआ, ठीक है। लेकिन इंटरनल जो पॉलिसी थी, आप कह सकते हो कि जो विद इन कंट्री कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, ठीक है, जिससे इनकम जो है, जो नेशनल ट्रेजरी है, वो एडवांस हो सके, ठीक है। दूसरा क्या है, लुई 16 जो था इसके टाइम में, देखो ध्यान से आप, लुई 16 जो है फ्रांस से बिलोंग करता था, मालूम आप लोगों को, मालूम है, हेल्प्ड 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। अब ध्यान देंगे आप, सबसे बड़ा जो फैक्टर रहा है, इसको आप दिमाग में रखेंगे, इस पॉइंट को। लुई 16 ने क्या किया, अमेरिका में उसी समय जो है 1771 या 72 के आसपास जो है सिविल वार चल रहा था। सिविल वार नहीं कह सकते आप उसको, आप कह सकते हो कि जो अमेरिकन कॉलोनीज थी, ठीक है, वो ब्रिटेन से लड़ रहे थे, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहते थे, ठीक है, मुक्त कराना चाहते थे। तो लुई 16 ने क्या किया, फ्रांस से लगभग 5000 के आसपास जो है सिपाहियों को, एक ट्रूप जो है अमेरिका भेजा, ठीक है, जो अमेरिकन कॉलोनीज की तरफ से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहे थे। और ब्रिटिशर्स कह सकते हो कि ब्रिटेन और फ्रांस जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मनी थी उन लोगों के बीच में, तो उसका एक एडवांटेज मिला। उसने सोचा कि बहुत अच्छा चांस है कि ब्रिटेन को जो है अपनी कंट्री में नहीं, अपनी जो नेबरिंग कंट्री वहां पे नहीं, बल्कि अमेरिका में उनको डोमिनेट किया गया, ठीक है। तो ये जो सोल्जर्स हैं, ये काफी संख्या में जो है अमेरिका जाते हैं, ठीक है। एक पॉइंट और ध्यान देंगे आप, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन कह सकते हो, एक रीजन ये भी है कि जो सोल्जर्स अमेरिका गए थे, जब वो वापस आए तो उनका क्या रोल रहा है, ये हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे जब रीजन पढ़ेंगे, ठीक है। बट इस बात को आप दिमाग में रखेंगे कि लुई 16 ने अमेरिका में लगभग 5000 सिपाहियों को, ठीक है, लड़ने के लिए भेजा था, किसके अगेंस्ट, ब्रिटेन के अगेंस्ट। तो ये भी कहीं ना कहीं बड़ा फैक्टर है, किसके लिए फैक्टर है, जो ट्रेजरी खाली हुई, पैसा खर्चा, मतलब बहुत ज्यादा खर्चा हुआ पैसा, ठीक है। अब वार हुआ, अगला पॉइंट देखो, वार एडेड अ बिलियन लीवर्स। देखो ध्यान से, यहाँ पे एक लीवर वर्ड आया, लीवर मतलब जो अंदर होता है, नहीं, ये फ्रेंच करेंसी है। उस समय जो फ्रांस में करेंसी चलती थी उसको क्या बोलते हैं, लीवर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इतने सारी लड़ाइयां हुई, लड़ाइयों ने क्या किया, वार ने क्या किया, फ्रांस को कर्ज में ढकेल दिया। इस लड़ाई के पहले आप देखो, लड़ाई ने क्या किया, लगभग जो है कई बिलियन, 1 बिलियन के आसपास जो है फ्रांस कर्जदार हो गया। और उसके पहले, लड़ाई के पहले आप कह सकते हो, देखो आगे कि फ्रांस हैड ऑलरेडी इन डेब्ट
मोर देन 2 बिलियन, लगभग 3 बिलियन के आसपास फ्रांस के ऊपर कर्ज था। अब आप सोचो कि आज के कितना टाइम है, 1789 है, ठीक है, लगभग 100-150 साल पहले की कंडीशन है। उस समय इतनी मात्रा में कोई कंट्री, जितनी अमाउंट में कोई कंट्री जो है कर्ज में है, तो कंट्री अपने आप को कैसे एडवांस में कैसे लीड करेगी। और सोर्स ऑफ इनकम की अगर हम लोग बात करें उस समय, तो एक ही सोर्स ऑफ इनकम था, दैट वाज टैक्स, ठीक है, एक सोर्स था टैक्स था, तो टैक्स के माध्यम से कितना पैसा आ सकता था, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है, इस पे आप लोग फोकस करेंगे, ठीक। फिर अब करना क्या था, लुई 16 को आर्मी को मेंटेन करना था, पैलेस को मेंटेन करना था। हाँ, फ्रांस का जो पैलेस है, ठीक है, वर्साइल्स, उसका नाम है वर्साइल्स, फ्रांस का जो पैलेस है उसका नाम वर्साइल्स है। आप कह सकते हो कि उस समय पूरी दुनिया का कह सकते हो कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, बहुत बड़ा पैलेस था। उसके मेंटेनेंस के लिए, उसकी देखरेख के लिए जो है बहुत सारे कह सकते हो कि सोल्जर्स लगाए गए थे, उनके खर्च को मीट आउट करने के लिए जो है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था उसके लिए। और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को एडवांस करने के लिए, उसको चलाने के लिए, या जो यूनिवर्सिटी वहाँ पे खोली गई थी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोले गए थे, ठीक है, उसको एडवांस करने के लिए, उसके खर्च को अफोर्ड करने के लिए निश्चित तौर पे स्टेट को क्या करना था, पैसा कहीं ना कहीं से कलेक्ट करना था, ठीक है। तो पैसा कहाँ से आ सकता है, तो इसके लिए क्या किया, इन पैसों को वसूलने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, या स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टेट का मतलब राज्य, ठीक है, स्टेट ने क्या किया, कंट्री ने क्या किया, लुई 16 ने क्या किया, टैक्स को इंक्रीज कर दिया। जो टैक्स कह सकते हो 2 फोल्ड 3 फोल्ड में इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है। अब जब टैक्स को अचानक ऐसे बढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो जो टैक्स पेयर होंगे निश्चित तौर पे उन पर बर्डन एक्स्ट्रा आ जाएगा। और ऐसे कंडीशन पे जिन पे बर्डन आएगा एक्स्ट्रा, वो क्या करेंगे, कुछ तो अच्छा करेंगे, दिमाग में लाएंगे ना कि जो एक्स्ट्रा बर्डन क्यों लाया जा रहा, मतलब ऊपर से अगर आप देख रहे हैं सारे रीजन को, तो यहाँ पे लग रहा है कि निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो पैसा खर्च हुआ है फ्रांस में, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, फ्रेंच किंग लुई 16 है, ठीक है। ऐसा कोई काम राजा ने नहीं किया, लुई 16 ने नहीं किया जो कंट्री के लोगों के लिए वेलफेयर में हो, कोई ऐसा काम नहीं किया। अभी तक क्या फ्रांस जो है कई वार में एंगेज रहा, ठीक है, फिर क्या हुआ आपने देखा इसके बारे में। अब अगला जो टॉपिक है आपका, इसके बाद जो क्या पढ़ना आपको, फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी। अगर इतना आपके समझ में आ गया तो बैकग्राउंड था, ठीक है। अब जो सोशल डिवीजन रहा होगा या इकोनॉमिक कंडीशन रही होगी, ये किस तरह से था, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है, अगले वीडियो में। ओके बेटा, मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फ्रेंच सोसाइटी, ठीक है। अब आगे क्या देखना आपको, फ्रेंच सोसाइटी को देखना है। मैंने बताया था आपको कि कोई भी किसी भी कंट्री में जब भी कोई रेवोल्यूशन होता है, बड़ा मूवमेंट होता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो लोग रहते हैं उनकी कैटेगरी पढ़ना बहुत जरूरी है, किस तरह से सोसाइटी का डिवीजन होता है उसको जानना जरूरी है, ठीक है। तो फ्रांस में कह सकते हो कि अलग तरीके की सोसाइटी थी वहाँ की, संसार में कहीं नहीं ऐसी, पूरी दुनिया में कहीं और था ही नहीं जिस तरह से फ्रांस में जो कैटेगराइज किया गया था लोगों को, ठीक है। उस समय की बात हम लोग करते हैं बिफोर रेवोल्यूशन, 14 जुलाई 1789 के पहले जो है फ्रांस की जो सोसाइटी थी किस तरह से डिवाइड की गई थी, किस तरह से बटी हुई थी, ठीक है। फ्रेंच सोसाइटी जो है 3 स्टेट में, स्टेट का मतलब यहाँ पे ग्रुप कह सकते हो या क्लास कह सकते हो, ग्रुप और क्लास, ठीक है। तो 3 क्लास में 3 ग्रुप में बटी हुई थी, ठीक है। वहां पे जो टर्म किया गया उसको फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट में कुछ पर्टिकुलर लोग आते थे, ठीक है। अगर हम लोग फर्स्ट स्टेट की बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेट में क्लेरजी लोग आते थे। क्लेरजी कौन लोग होते हैं, इनको जानना जरूरी इनके बारे में। क्लेरजी ऐसे लोग होते हैं जो चर्च में रहते हैं, ठीक है, और रिलीजियस जो एक्टिविटीज है, जो राइट्स हैं, उसको परफॉर्म करते हैं, उनको बोलते हैं क्लेरजी, ठीक है। मतलब इनका जो डीलिंग होता है किससे होता है, रिलीजियस अफेयर से होता है, ठीक है। चर्च में रहते हैं, इनका प्लेस कहाँ पे है, चर्च में, ठीक है। सेकेंड जो स्टेट था फ्रांस में, जो सेकेंड सोसाइटी थी, सेकेंड पार्ट था सोसाइटी का, वो था, उसको नाम ही दिया गया था सेकेंड स्टेट ही, कोई एक्स्ट्रा नाम नहीं दिया गया। सेकेंड स्टेट में कौन लोग आते थे, नोबिलिटी क्लास के लोग आते थे। नोबिलिटी कह सकते हो कि ये रिच होते थे, इनके पास ये भी माना जाता है कि कुछ सोल्जर्स होते थे, ठीक है, और इनके पास कुछ विशेष अधिकार होते थे, ठीक है,
उस सोल्जर का जो वेतन होता था, जो पेमेंट होता था, उसको देने के लिए जो नोबिलिटी क्लास के लोग होते थे, इनके पास जो है कुछ कह सकते हो कि एरिया होता था, लैंड एरिया होता था, जिस पर ये अपना खुद का टैक्स इम्पोज करते थे। और जो टैक्स उनको वहां से मिलता था, वो टैक्स का जो मेजर पोर्शन होता था खुद के पास रखते थे, और बाकी जो इनके सोल्जर्स होते थे उसमें डिवाइड करते थे एज ए पेमेंट, या कह सकते हो एज ए सैलरी उनको देते थे। मतलब ये व्यवस्था क्यों बनाई गई थी? ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी कि उस समय जो पूरा यूरोप की अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा आउट हो जाते हैं यहाँ से, तो सोसाइटी वहाँ पे कहीं कहीं फ्यूडल सिस्टम था, ठीक है। उसी को यहाँ पे नए टर्म से लगाया गया है कि नोबिलिटी क्लास थे, ठीक है। तो किंग के पास इतनी क्षमता नहीं होती थी कि वो 2-4 लाख सिपाहियों को कंट्रोल कर सके या उनके एक्सपेंडिचर को अफोर्ड कर सके। तो इसलिए क्या कर रखा था उसने, पर्टिकुलर प्लेस पर क्या कर रखा था, ऐसे जो फेथफुल होते थे उनको अपॉइंट कर रखा था, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया में। जैसे आज के टाइम में ऐसे मान लो आप, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, पूरे कंट्री को गवर्न करने के लिए कोई एक पावर है, उसके बाद जो है अलग अलग प्रोविंसेस बनाए गए, अलग अलग स्टेट बनाए गए ना, तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर है, फिर लोकल बॉडी है। तो ऐसे ही सेंट्रल लेवल पे कह सकते हो कि राजा होता था, चीफ कंट्री का पूरा जो कह सकते हो कमांडिंग पावर होता था राजा के पास होता था। बीच बीच में जो लोकल बॉडी होती थी वो नोबिलिटी के पास होता था। अब कुछ ऐसा भी कंडीशन आने वाले टाइम में आया कि जो नोबिलिटी का स्टेटस था, जो पोस्ट था, लोगों ने पैसा दे करके राजा को इसको खरीदने लगे, ठीक है। यहाँ पे कह सकते हो करप्शन हो गया, ठीक। तीसरा जो स्टेट हम लोग बात करते हैं, थर्ड स्टेट की बात करते हैं, तो थर्ड स्टेट में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, मर्चेंट्स थे, या कोर्ट की जो ऑफिशियल थे, ठीक है, या जो लॉयर्स थे। और भी कैटेगरी थोड़ा नीचे आते हैं तो पेजेंट्स और आर्टिसंस, ये कह सकते हो कि थर्ड स्टेट में जो रिच क्लास था उनके लिए है। सेकंड मर्चेंट्स और पेजेंट्स और आर्टिसंस। और लोअर कंडीशन में आते हैं तो स्मॉल पेजेंट्स या लैंडलेस लेबरर्स, ठीक है, या सर्वेंट्स। तो ये कैटेगरी थी फ्रांस की, ठीक है, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। अब इनकी विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के पास आप कह सकते हो कि कुछ विशेष अधिकार था। अधिकार क्या था? ये दोनों स्टेट जो है टैक्स को इम्पोज कर सकते थे, इतना पावर था इनके पास। और जो कह सकते हो कि जो कल्टीवेबल लैंड था, जो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी था, उस पर कंट्रोल किसका था? चर्च का और सेकेंड स्टेट का, ठीक। मतलब मैक्सिमम प्रॉपर्टी इनके पास था, ठीक है, और टैक्स से मुक्त थे। जिनके पास पैसा था उनको टैक्स नहीं देना था, जिनके पास पैसा नहीं था, जो खेतों में काम करते थे, जो मजदूर काम करते थे, ठीक है, जो बटाई पे आप समझते होंगे हिंदी में, ठीक है, शेयर क्रॉपिंग बोलते हैं उसको। तो जो पेजेंट्स जो दूसरों के खेते में काम करते थे वो भी बेचारे टैक्स पे करते थे, ठीक है। आर्टिसन मतलब जो भी वहां पे लोग थे, इनके अलावा जो भी कैटेगरी थी थर्ड स्टेट की, ये थर्ड स्टेट जो है टैक्स पे करता था, ठीक है। अब मैंने क्या बताया आपको कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पास आप कह सकते हो कि मोर देन 60% जो प्रॉपर्टी है फ्रांस की वो थी किसके पास? फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पास, ठीक। और जो हाईली फर्टाइल जो लैंड होता था वो भी इनके कंट्रोल में होता था। बैरन लैंड कह सकते हो, बेकार की जो जमीनें होती थी थर्ड स्टेट के पास। तो ये थर्ड स्टेट के लोग क्या करते थे, जो नोबिलिटी क्लास है या जो क्लर्जी, इनके पास जो जमीन होती थी, जो लैंड्स होता था, उस पे लोग खेती करते थे और उन्हीं को फिर रेंट देते थे, ठीक है। यहाँ देखो कुछ नाम लिखा है मैंने, जो वहाँ पे टैक्स इम्पोज किया गया। यहाँ पे देखो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट हैड स्पेशल प्रिविलेज। स्पेशल प्रिविलेज में क्या था? दे वर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, इनको टैक्स नहीं पे करना होता था। मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी जो है इनको कंट्रोल में था। फिर आगे देखो चर्च इम्पोज टैक्स। चर्च के पास एक अधिकार था। चर्च क्या करता था? चर्च के कंट्रोल में भी क्या आता था? कुछ लैंड एरिया थे, तो उस पर जो है चर्च इम्पोज करता था टैक्स को, ठीक है। हाँ, हिस्ट्री में जो बेटा इम्पोज नहीं लगाते हैं, वहां लगाते हैं लीवीट, ठीक है। हिस्ट्री अगर आप पढ़ोगे तो उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड आपके बुक में लिखा हुआ है, लीवीट लगाते हैं। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, बट कॉमन वे में हम लोग इम्पोज ही यूज करते हैं। तो उसको बोलते हैं टाइल्स। इसको टा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फ्रेंच में लिखा हुआ है, तो टाइल्स बोलेंगे, टाइल्स, ठीक है। टाइल्स क्या था? एक कह सकते हो कि टैक्स था, टैक्स का प्रारूप था जो चर्च जो है इम्पोज करता था इस पर, थर्ड स्टेट के लोगों पर। और दूसरा जो टैक्स था पहले, क्या नाम है यहाँ पर? पहले जो है ये टैक्स जो सीधे जो है लोग, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, क्या करते थे? स्टेट को या गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करते थे, ठीक है। पॉपुलेशन की अगर हम लोग बात करते हैं
तो पॉपुलेशन कह सकते हो कि 95% जो पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन था उसका ये कवर कर रहे थे थर्ड स्टेट के लोग। मतलब मेजॉरिटी जो थी फ्रांस में, फ्रेंच सोसाइटी में, वो थर्ड स्टेट के लोगों की थी, ठीक है। और डोमिनेंस किसका था? पूरे फ्रांस में किंग का डोमिनेंस था। मुट्ठी भर जो लोग थे फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग, इनका डोमिनेंस था। डोमिनेंस के साथ साथ कह सकते हो कि एक्सप्लॉयटेशन था पूरे कंट्री में, ठीक है। टैक्स इन लोगों ने बढ़ाया, किंग ने बढ़ाया। तो इस तरह से क्या हुआ, पूरे कंट्री में जो है इन लोगों ने क्या किया, एक्सप्लॉयट किया लोगों को। ये जो एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है, और साथ ही साथ स्टारवेशन वहां पे क्रिएट हुआ, ठीक है। इन सारी चीजों ने जो है, जो घटनाएं वहां पे हुई, इन सारी चीजों ने क्या किया, रेवोल्यूशन को आमंत्रित किया, ठीक है। ये बेटा हो गया आपका आज का जो टॉपिक था, फ्रेंच सोसाइटी क्या है। और 14 जुलाई 1789 का जो एक पर्टिकुलर फेज था, किस तरह से रेवोल्यूशन शुरू हुआ, ठीक है। इसके बाद अगले टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।